तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रोहित जैन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी लास्ट लेसन का थर्ड पार्ट और यही हमारा लास्ट लेसन का आखिरी पार्ट होगा। इस पार्ट में हम द लास्ट लेसन चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो 2 पार्ट नहीं पढ़े हैं वो चाहें तो इसी चैनल पर दोनों पार्ट्स को एक बार क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार जो नए बच्चे जुड़े हैं उन सब बच्चों के लिए जो भी हमने अभी पढ़ा है उसको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। ये चैप्टर है, इस चैप्टर के 2 मेन कैरेक्टर हैं। पहला है एम हैमिल जो कि एक फ्रेंच टीचर हैं जो पिछले 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एक और है एक बच्चा जिसका नाम है फ्रेंच। ये हमारी कहानी का क्या है, नैरेटर है। यही पूरी कहानी सुनाने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। एक दिन फ्रेंच स्कूल जाने के लिए घर से काफ़ी देरी से निकलता है क्योंकि उसे डर रहता है कि आज उसके टीचर एम हैमिल उससे पार्टिसिपल टॉपिक के बारे में क्या पूछने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि उसे आते नहीं हैं। तो उसे लगता है कि अगर वो आज स्कूल जाएगा तो टीचर उसे क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, नाराज़ होंगे। इस चीज़ का उसे डर रहता है। इसके बाद वो घर से बाहर निकलता है स्कूल जाने के लिए, लेकिन बाहर का नज़ारा उसे काफ़ी पसंद आता है। वो सोचता है कि आज यहीं अपना बाहर क्या किया जाए, दिन बिताया जाए, स्कूल नहीं जाया जाए। लेकिन फिर भी वो अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करता है और स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि एक बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ एकत्रित है। बुलेटिन बोर्ड जहाँ पर अक्सर क्या लगाई जाती थी, खबरें लगाई जाती थी। लेकिन वो उस बुलेटिन बोर्ड के पास नहीं रुकता है क्योंकि उसे लगता है कि इस बुलेटिन बोर्ड के पास जो भी खबरें लगाई जाती थी वो सारी की सारी खबरें क्या रहती थी, बुरी ही रहती थी। कोई अच्छी खबर इस पर नहीं लगाई जाती थी। जैसे ही वो वहाँ से आगे निकलता है कि सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके वो कहाँ जाए, अपने स्कूल जाए, एक ब्लैक स्मिथ बुलेटिन बोर्ड के सामने जो खड़ा हुआ था वो उसे रोकता है कि आज आपको इतनी जल्दी स्कूल जाने की नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज आपके पास स्कूल जाने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत अधिक समय है। ये बात सुनकर जो हमारा नैरेटर है फ्रांच काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं ये व्यक्ति उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा है और वो बहुत तेज़ी से कहा जाता है स्कूल जाता है। और वो देखता है कि आज स्कूल का माहौल पूरा ही अलग है। नॉर्मल डेज़ के जैसा स्कूल का माहौल नहीं है, ना ही कोई शोर-शराबा है, ना ही कोई स्कूल में हलचल है। साथ में वो एक बात देखकर और सरप्राइज़ हो जाता है कि आज जो उसके टीचर हैं एम हैमिल, उन्होंने एक ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल कोट पहना है जो कि वो किसी पर्टिकुलर एक स्पेशल ऑकेशन में ही क्या करते थे, पहना करते थे। इसके बाद वो देखता है कि स्कूल में जो क्लासरूम में जो बैक बेंचेस थी, पीछे की जो बेंचेस थी वो नॉर्मली खाली रहा करती थी, लेकिन आज उस पर गाँव के लोग बैठे हुए हैं। ये बात देखकर वो बड़ा ही सरप्राइज़ हो जाता है कि आखिरकार आज गाँव के लोग इन बेंचेस पर क्यों बैठे हैं। इसके बाद जो उसके टीचर हैं एम हैमिल बताते हैं कि बर्लिन यानी जर्मनी की जो कैपिटल है वहाँ से एक ऑर्डर आया है कि अल्सैस और लॉरेन जो कि फ्रांस के 2 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर क्या नहीं पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। वहाँ पर अब से क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। ये बात सुनकर जो हमारा नैरेटर है फ्रांच काफ़ी क्या हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है कि आज एक लास्ट डे है जब वो क्या कर रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ रहा है और शायद उसके टीचर एम हैमिल भी कल इस स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं रहेंगे। इन सारी चीज़ों से हमारा जो फ्रांच है वो काफ़ी क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है कि उसने अपनी मदर टंग, उसने अपनी मातृभाषा को ठीक से नहीं सीखा और आज वो इस सिचुएशन में आ गया है कि शायद अब वो लाइफ में कभी सीख भी ना पाए। तो यहाँ तक कि हमने क्या कर लिया था, चैप्टर अपना पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे इसके आगे का अपना थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। आई यहाँ से देखेंगे, आई हर्ड एम हैमिल से टू मी आई वॉन्ट स्कॉल यू लिटिल फ्रांस। तो फ्रांस यहाँ कह रहा है कि मैंने सुना कि एम हैमिल ने मुझसे कहा आई वॉन्ट स्कॉल यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कॉल्ड का मीनिंग होता है डांटना, याद रखें स्कॉल्ड का मीनिंग क्या होता है, डांटना, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, निश्चित ही तुम्हें बुरा लगना चाहिए या तुम्हें बुरा महसूस हो ही रहा होगा। सी हाउ इट इज़,
Every day we have said to ourselves, वाह I have plenty of time. देखो चीज़ें कैसी हो गई हैं. Every day, हर एक दिन, we have said, हमने कहा है, to ourselves, अपने आप से ही, वाह I have plenty of time. अरे हमारे पास तो बहुत अधिक समय है. यानी एम हैमिल कह रहे हैं कि हर दिन हम अपने आप से ऐसा कहते थे कि हमारे पास तो बहुत अधिक समय है, हमें कोई जल्दी नहीं है किसी चीज़ को सीखने की. आई विल लर्न इट टुमारो. हम कब सीख लेंगे? कल सीख लेंगे. यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि आज चीज़ें किस प्रकार बदल गई हैं. हर रोज़ जब आपसे कहा जाता था कि आप चीज़ों को सीखें, तब आपने सीखने पर ध्यान नहीं दिया. आप हमेशा बोलते रहे कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत अधिक समय है सीखने का. और आज आपके पास समय नहीं बचा, यानी आज आपके पास कल तक का भी क्या नहीं बचा? समय नहीं बचा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब तुम देख सकते हो कि आज हम कहाँ पर आ चुके हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस. अरे कितना बड़ा कष्ट आ गया है किसके ऊपर? अल्सेस के ऊपर. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. अल्सेस हमेशा लर्निंग, सीखने की बात को कब पर टालता रहा? कल पर टालता रहा. यहाँ अल्सेस एक प्लेस का नाम है और उस प्लेस में रहने वाले लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि अल्सेस के लोगों के ऊपर आज इतना बड़ा कष्ट आ चुका है कि ये लोग से जब भी कहा जाता था कि आप अपनी मदर टंग, अपनी लैंग्वेज को सीखें, ये लोग हमेशा किस पर टालते रहे? कल पर टालते रहे. और आज इस अल्सेस पर या अल्सेस के लोगों पर बहुत अधिक क्या आ चुका है? कष्ट या परेशानी आ चुकी है. नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. अब दोस फेलो, वो लोग, आउट देयर, जो बाहर हैं, विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास तुमसे कहने का पूरा अधिकार होगा, तुमसे ये पूछने का अधिकार होगा, हाउ इज इट, कि ये सब कैसे है. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि आप लोग फ्रेंच के लोग जैसे दिखते हो या फ्रेंच निवासी जैसे दिखते हो, फ्रेंच के नागरिक जैसे दिखते हो. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज. लेकिन फिर भी ना तो आप अपनी लैंग्वेज को बोल पाते हो और ना ही अपनी लैंग्वेज को लिख पाते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट. लेकिन फ्रांज, तुम्हारी हालत सबसे बुरी नहीं है. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू reproach ourselves with. हम सब का बराबर इस चीज़ में क्या है? दोष है. जो आज आप बच्चों की हालत ऐसी है, तो एम हैमिल फ्रांज से कहते हैं कि आपकी हालत के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए हम सभी बराबर क्या हैं? इसके जिम्मेदार हैं. यानी इसके बराबर दोषी हम सभी लोग भी हैं. रेप्रोच का मतलब होता है किसी गलत काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करना? दोष देना, यानी उसे ब्लेम करना. तो इस पैराग्राफ में हमने देखा है कि एम हैमिल किससे कहते हैं? लिटिल फ्रांस से कहते हैं कि मैं आपको डांटूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपकी ही गलती नहीं है, गलती किसकी है? हम लोगों की भी है. और साथ में वो ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से आज तुम्हें भी महसूस हो रहा होगा फ्रांस, कि आपने और अल्सेस के लोगों ने जब भी सीखने की बात आई है, तब आपने हर चीज़ को किस पर टाला है? कल पर टाला है. और आज वो दिन आ गया है जब हमारे पास कल का समय भी नहीं बचा है, ठीक है, क्योंकि जर्मनी जो है उसने अल्सेस और लॉरेन को अपने कब्जे में कर लिया है. तो इस बात के बारे में वो किसको कह रहे हैं? फ्रांज को कह रहे हैं. यहाँ पर देखो, एक मैंने वर्ड है उस पर हाईलाइट किया है, पुट्स ऑफ. अक्सर इस वर्ड का सिनोनिम्स हमारे एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जाता है. पुट्स ऑफ का मतलब होता है टालना, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है प्रोक्रेस्टिनेट. आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, PROCRASTINATE. प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना. तो अगर कभी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, पुट्स ऑफ का सिनोनिम्स क्या है, तो आपको वहाँ पर क्या लिख देना है? प्रोक्रेस्टिनेट पर क्या करना है? टिक कर देना है. ओके. रेप्रोच का मैंने मीनिंग आपको बताया. रेप्रोच का मीनिंग होता है ब्लेम करना, आरोप लगाना. योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न.
अब एम हैमिल बताते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इतने एंजियस इनफ, यानी उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि आप क्या करें, सीख लें। उन्हें इस बात की जरा भी क्या नहीं थी, चिंता नहीं थी। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म। इसके बजाय उन्होंने चाहा कि आप कहाँ पर काम करें, खेतों में काम करें, और एट द मिल्स, और साथ में कारखानों में काम करें। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे आप कुछ और पैसा कमा लें। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, इस बात का मुझे भी क्या देना चाहिए, दोष देना चाहिए। यानी यहाँ पर एम हैमिल कह रहे हैं कि आपकी इस बुरी हालत के जिम्मेदार आपके माता पिता हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं थी कि आप क्या करें, अपनी स्टडी करें। उन्हें परवाह थी कि आप थोड़ा और पैसा कमाएं घर में, तो आप खेतों में काम करवाया उन्होंने आपको, और साथ में उन्होंने आपसे कारखानों में काम करवाया। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि लेकिन सिर्फ आपके माता पिता ही दोषी नहीं हैं, माता पिता के साथ मैं भी इस बात का क्या हूँ, दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने अक्सर तुम लोगों को अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, बजाय किसके कि मैं आपको क्या पढ़ा देता, आपके पाठ पढ़ा देता, आपको आपके चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, उन्हें सिखा देता। मैंने वो नहीं सिखाया आपको, मैंने अपने फूलों में पानी डालने के लिए क्या किया, भेज दिया। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तब आपको छुट्टी नहीं दी। यानी वो ये कह रहे हैं कि आरोप सिर्फ आपका नहीं है, आपके माता पिता भी इस चीज़ के लिए दोषी हैं, और मैं भी बराबर से दोषी हूँ कि मैं अगर मछली पकड़ने जाना चाहता हूँ तो मैंने उस दिन आपकी छुट्टी कर दी। साथ में मैंने अपने पौधों में या फूलों में आपसे डलवाया, पानी डलवाया। ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं वो। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इसके बाद एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक, एम हैमिल लगातार क्या करते रहे, बोलते रहे, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, किसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज से जुड़ी हुई एक के बाद दूसरी चीज़ बोलते रहे। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो कहते थे कि ये सबसे सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, बहुत ही स्पष्ट लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इतनी सुंदर, इतनी तार्किक, इतनी स्पष्ट भाषा है कि हमें इसको अपने बीच क्या रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इस भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, और यहाँ पर वो एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि अगर लोग क्या हो जाते हैं, एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड का मतलब होता है जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं। ठीक है, एनस्लेव का मतलब होता है किसी व्यक्ति को क्या बना लेना, अपना गुलाम बना लेना। तो जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है या एक राष्ट्र को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जितनी मजबूती से वो अपनी भाषा को क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं, या जब तक वो अपनी भाषा को अपने अंदर, अपने दिल में क्या रखते हैं, बसा कर रखते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब ये माना जाता है कि अभी उनके पास बेड़ियों से निकलने की या कैद से निकलने की अभी भी उनके पास क्या है, चाबी है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर किसी राष्ट्र के लोग गुलाम बना लिए जाते हैं तो वो गुलाम तब तक बने रहेंगे जब तक उन्हें अपनी मदर टंग के बारे में क्या है, अपनी मदर टंग की क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वो उस गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं और अगर उन्होंने अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा को मजबूती से पकड़ के रखा है, अपनी भावनाओं में बसा कर रखा है, तो निश्चित है कि वो एक आध न एक आध दिन क्या हो जाएंगे, उस गुलामी की जंजीरों से भी बाहर आ जाएंगे। तो ये वो सलाह दे रहे हैं सभी से कि भले बर्लिन का आदेश आ गया है कि आप लोगों को क्या पढ़ाई जाए,
जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, लेकिन आपके दिलों में फ्रेंच लैंग्वेज ही क्या है, होनी चाहिए। देन ही ओपन अ ग्रामर, इसके बाद उन्होंने ग्रामर की पुस्तक को क्या किया, खोला। एंड रीड अस अ लेसन, एंड रीड अस अवर लेसन, और उन्होंने हमारे पाठ को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं बड़ा ही अचंभित था, टू सी, ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे कितने अच्छे से वह पाठ उस दिन समझ में आया। ऑल ही सैड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो ईजी, ऐसा लगा कि सब कुछ बहुत क्या हो, आसान हो। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने ये भी सोचा कि शायद इससे पहले मैंने इतने सावधानी पूर्वक अपने पाठों को सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और मुझे ये भी लगा कि शायद इतने धैर्यपूर्वक कभी एम हैमिल, जो मेरे फ्रेंच सब्जेक्ट के टीचर हैं, उन्होंने इतने धैर्यपूर्वक शायद कभी पढ़ाया भी नहीं था। इट सीम्ड almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, ऐसा लगा उस दिन जैसे वो एक बेचारा व्यक्ति यहाँ पर कौन है, एम हैमिल, वो चाहता है, क्या चाहता है, टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कि जाने से पहले जो कुछ भी वो जानता है वो सारी चीज़ें हमें क्या करके जाए, देकर चला जाए। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सारी चीज़ों को एक बार में ही हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर क्या कर दे, डाल दे, इस प्रकार से क्या है, आज लग रहा है। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर पढ़ने के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा जो लेसन था वो किसका था, राइटिंग का था, यानी लिखने का। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमिल हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे, नई नई कॉपीज लेकर आए थे। रिटिन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, जिनमें बड़ी ही सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। राउंड हैंड का मतलब होता है बड़ी ही सुंदर अक्षरों में लिखा होना। फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो कॉपियाँ ऐसी लग रही थी जैसे छोटे छोटे क्या हों, झंडे हों। फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो हर जगह क्या कर रहे हों, लहरा रहे हों। इन द स्कूल रूम, कक्षा के कमरे में हर जगह ऐसे लग रहा था जैसे वो छोटी छोटी कॉपियाँ जिन पर बड़ी ही सुंदर अक्षरों में लिखा था फ्रांस अल्सेस, वो किसी झंडे के समान लहराते हुए नजर आ रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, जो ऐसे लग रहे थे जैसे डेस्क के ऊपर मानो क्या है, इनको लगा दिया गया हो और क्या हो रहे हों, ये लहराए जा रहे हों, इस प्रकार से क्या है, नजर आ रहे थे। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए था कि किस प्रकार हर एक व्यक्ति अपने काम में बिल्कुल क्या है, डूबा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कक्षा का माहौल कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी, वो किस चीज़ की, वो थी कि जब पेन कॉपी से क्या हो रहा था, रगड़ रहा था, बस पेन और कॉपी के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी, इसके अलावा कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार को ऐसा हुआ कि कुछ बीटल्स उड़ते उड़ते कहाँ आ गए, अंदर आ गए। बीटल्स एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, ठीक है, तो उसके लिए बोला गया है बीटल्स। तो एक बार को ऐसा हुआ कि कुछ बीटल्स उड़ते उड़ते कहाँ आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। बट nobody paid any attention to them, लेकिन उन पर भी किसी ने क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे जो स्कूल के थे, उन लोगों ने भी उन पर क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश होक, जो लगातार तब क्या कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे, मिला मिला कर बना रहे थे क्या, फिश हुक्स, मछली पकड़ने का जो हुक रहता है जिससे मछली पकड़ी जाती है, उस हुक को ट्रेस करके यानी मिला मिला के, डॉट मिला मिला के क्या कर रहे थे, बना रहे थे। ट्रेसिंग कहलाता है, जिसमें डॉट्स डॉट्स आप देख रहे हो,
इनको धीरे धीरे एक एक करके मिला के क्या बनाई जाती हैं, आकृति बनाई जाती है। इसे बोलते हैं क्या, ट्रेसिंग। छोटे बच्चों को ट्रेसिंग से ही क्या सिखाई जाती हैं, चीज़ें सिखाई जाती हैं। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, ऐसा लग रहा था कि इन छोटे बच्चों के लिए वो जो ट्रेसिंग है जिससे वो फिश हुक बना रहे हैं, मछली पकड़ने का हुक बना रहे हैं, वही उनके लिए फ्रेंच लैंग्वेज है। ऑन द रूफ, छत पर, पिजन्स कूड वेरी लो, कबूतरों की आवाज़ आ रही थी। कैसे, वेरी लो, बहुत स्लो कू की आवाज़ आ रही थी। एंड थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा जब मैंने उस आवाज़ को सुना कबूतरों की, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, क्या ये जर्मनी के लोग इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना गाना सिखा पाएंगे। हम इंसानों के लिए तो मजबूर कर रहे हैं कि मजबूरी है आपकी, आपको किस में पढ़ना है, अब जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, तो क्या कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखा पाएंगे कौन, ये जर्मनी के लोग। आई होप आपको ये सारा पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं लिख रहा था और मैं लिखते लिखते ऊपर की ओर मैंने देखा, आई सॉ एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस, मैंने देखा कि मेरे टीचर एम हैमिल बिल्कुल मोशनलेस, बिना हलचल के क्या है, बैठे हुए हैं, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग, और एक टक घूर रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग, एक बार में एक चीज को, देन एट अनदर, और इसके बाद दूसरी चीज को, एज इफ, जैसे कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, टू फिक्स इन हिज माइंड, कि उनके मन में सब कुछ क्या हो जाए, बस जाए, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि किस प्रकार से इस छोटे से स्कूल के कमरे में चीज़ें दिखाई देती थीं, वो चाहते थे कि सारी चीज़ें जाते जाते उनके मन में क्या हो जाएं, बस जाएं। फैंसी, कल्पना करने योग्य है। फॉर 40 ईयर्स, कि 40 साल हो गए हैं इन्हें यहाँ पढ़ाते पढ़ाते। ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और वो इसी स्थान पर 40 सालों से हैं। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर देखने पर उनका क्या दिखाई देता है, बगीचा दिखाई देता है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और 40 साल से अपने सामने वो क्या देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, जिसको आज भी वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। Only the desk and benches had been born smooth, सिर्फ डेस्क और बेंचेस ही ऐसी हैं 40 सालों से सिर्फ, जो क्या हो चुकी हैं, बैठते बैठते काफ़ी क्या हो चुकी हैं, स्मूथ, चिकनी हो चुकी हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट का पेड़ है, वॉलनट मतलब होता है अखरोट, तो अखरोट के पेड़ जो उन्होंने लगाए थे गार्डन में, बगीचे में, वो भी पहले से क्या होने लगे हैं, बड़े होने लगे हैं। एंड द होप वाइन, ये होप की एक बेल होती है, होप एक पौधे का नाम है, इसकी जो वाइन, वाइन मतलब होता है बेल, तो जो होप की बेल है, दैट ही हैड प्लांटेड, जिस बेल को उन्होंने क्या है, लगाया था, हिमसेल्फ, खुद से ही, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो मुड़ते मुड़ते, घूमते घूमते एंड कहाँ तक पहुँच गई है, खिड़कियों से होते हुए छत तक पहुँच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, उस बेचारे व्यक्ति का दिल कितना टूट जाएगा जब वो इन सारी चीज़ों को छोड़कर चला जाएगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, एम हैमिल की बहन की आवाज़, हलचल करने की आवाज़ आ रही थी। जस्ट ऊपर एक क्या था, कमरा था, उसके ऊपर उसकी बहन थी, और उसकी बहन की कुछ हलचल करने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, बताया गया है कि उसकी बहन ट्रंक्स क्या कर रही थी, पैक कर रही थी, यानी जो बड़े बड़े सूटकेस होती हैं उनको क्या कर रही थी, उनमें सामान को एकत्रित करके रख रही थी, क्योंकि अब इन लोगों को भी क्या करना है, अल्सैस छोड़कर और लॉरेन छोड़कर जाना है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि निश्चित ही ये कल अपना देश छोड़कर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन जो हमारे एम हैमिल हैं, उन्हें अभी भी इतना उनके अंदर साहस था कि वो आखिरी लेसन,
को बहुत आखिरी लेसन को सुनने का अभी भी उनके पास साहस था। यानी क्लासरूम में जो अभी भी पाठ चल रहे हैं, हर एक पाठ चल रहा है, उस पाठ को आखिरी तक सुनने का उनके पास अभी भी क्या था, साहस था। आफ्टर द राइटिंग, जब हमारा राइटिंग का काम पूरा हो गया, लिखने का काम पूरा हुआ, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा अगला पार्ट शुरू हुआ। वो पार्ट था किसका, हिस्ट्री यानी इतिहास का। एंड देन बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी वो बू, और इसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने एक धुन में गाना शुरू कर दिया। क्या, बा बे बी बो बू, इस प्रकार का धुन में गाना शुरू कर दिया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, और पीछे कमरे में हमने पढ़ा है ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर अपने साथ एक क्या लेके आया था, पुस्तक लेके आया था, जिस पुस्तक को हमने इंग्लिश में बोला था प्राइमर, यानी वो ऐसी पुस्तक थी जो छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाती है। तो जो ओल्ड हाउसर पीछे उस कमरे में बैठा हुआ था, वो अपने क्या लगा लेता है, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा पहन लेता है। होल्डिंग हिज प्राइमर, और उस किताब को, प्राइमर को, जिससे बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को, उसको अपने हाथ में क्या करता है, दोनों हाथों में पकड़ता है। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन बच्चों को उन अक्षरों की, वर्णों की क्या बताता है, स्पेल करके, यानी एक एक शब्द को बोलकर क्या करता है, बताता है कि किस शब्द को किस प्रकार से हमें बोलना है। यू कुड सी दैट, आप देख सकते थे, ही टू वॉज क्राइंग, कि ओल्ड हाउसर भी क्या कर रहा था, उस दिन रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी जो आवाज़ थी इमोशंस यानी भावनाओं से इतनी भरी हुई थी कि आवाज़ में कंपन था, कांप रही थी आवाज़। ट्रेम्बल यानी होता है कांपना। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और बड़ा ही अच्छा भी लग रहा था उसको इस प्रकार से सुनना कि वो किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को क्या कर रहा है, पढ़ना सिखा रहा है। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, ऐसा लग रहा था कि हम सभी हंस भी लें और रो भी लें। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे मुझे कितने अच्छे से वो दिन याद है। दैट लास्ट लेसन, वो हमारा आखिरी लेसन मुझे आज भी कितने अच्छे से याद है। ऑल एट वंस, अचानक से, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च की घड़ी है वो 12 बजा देती है। देन द एंजलस, इसके बाद क्या होती है, एंजलस, यहाँ मैंने लिखा हुआ है एंजलस एक प्रेयर होती है। चर्च में की जाने वाली जो प्रार्थना है, प्रेयर है, उसे क्या बोला जाता है, एंजलस बोला जाता है। ठीक है, देन द एंजलस, इसके बाद क्या होती है, प्रार्थना होती है। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसके बाद ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई देती है। ट्रम्पेट्स क्या कहलाते हैं, एक मेटल का बना हुआ क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या है, फूंक मारकर बजाते हैं। इसे हम तुरही भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुरही, मीनिंग लिखा हुआ है पीतल से बना फूंक मारकर बजाया जाने वाला बाजा, उसे बोलते हैं क्या, ट्रम्पेट्स। तो जब घड़ी में 12 बजते हैं तो ठीक उसी क्षण पर ट्रम्पेट्स की आवाज़ आने लगती है, और वो ट्रम्पेट्स किसके बजने लगते हैं, प्रूशियन आर्मी के। प्रूशियन आर्मी जो है, या प्रूशियन जो आर्मी है, हमने पढ़ चुके हैं कि किन 3 देशों से प्रूशिया बना था, जर्मनी से, पोलैंड से, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों से मिलकर ही हमारा प्रूशिया बना हुआ था। ठीक है ना। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और जब ये ट्रम्पेट की आवाज़ आती है तो जो प्रूशियन सैनिक वो कहाँ से लौट रहे होते हैं, ड्रिल यानी सैन्य अभ्यास से क्या है, लौट रहे होते हैं। साउंडेड अंडर अवर विंडो, और उनके ट्रम्पेट की आवाज़ हमारी खिड़की के नीचे हमें सुनाई देती है। एम हैमिल स्टूड अप, और वो आवाज़ सुनकर एम हैमिल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर ऐसा लगता है कि आज कोई क्या ना हो, रंग ही ना हो, बिल्कुल उनका चेहरा फीका लगता है कि कलरलेस हो गया हो उनका चेहरा। इन हिज चेयर, और वो अपनी कुर्सी से क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, लेकिन मैंने उनको कभी इतना
टॉल नहीं देखा, इतना ऊंचा नहीं देखा। यहाँ इतना ऊंचा देखने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो अचानक से बहुत क्या हो गए हों, लंबे हो गए हों और उनकी लंबाई बहुत बढ़ गई हो। यहाँ इसका मतलब ये है कि इतना मैंने उनका आत्मविश्वास से इतना भरा मैंने उनको कभी नहीं देखा कि उन्हें अपनी मातृभाषा, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पर इतना अधिक आत्मविश्वास है कि आज अगर वो उस फ्रेंच लैंग्वेज को, उस फ्रांस को छोड़कर भी जा रहे हैं, तो भी उन्हें उस भाषा पर क्या है, बहुत गर्व पूर्वक ही उसे क्या कर रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं। माई फ्रेंड्स सेड ही आई, मेरे दोस्तों, अब एम हैमिल कहते हैं मेरे दोस्तों, आई, यहाँ पर वो थोड़ा सा रुकते हैं, अटकते हैं। बट समथिंग चोक्ड हिम, ऐसा लगता है कि भावनाओं ने उनको इतना जकड़ के रखा है कि उनके गले से क्या नहीं निकल रही है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। ही कुड नॉट गो ऑन, और इसके आगे वो नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर अपने आप को मोड़ लेते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और एक चौक का टुकड़ा निकालते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपने पूरी शक्ति को इकट्ठा करते हुए ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितने बड़े अक्षरों में वो बोर्ड पर लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिख देते हैं, वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस परीक्षा में, एनुअल एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है वाइव ला फ्रांस। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे, ऐसा वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। देन ही स्टॉप, इसके बाद वो रुक जाते हैं। लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सर दीवार से टिका लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर, वो हमें इशारा करते हैं विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हुआ। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। तो ये आज हमारा थर्ड पार्ट में हमने हमारा लास्ट लेसन पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। आई होप आपको लेसन क्लियर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में ये आप मैप देख सकते हैं, ये मैप बना हुआ है। यहाँ पर ये जर्मनी है, यहाँ पर ये फ्रांस है, और इसके बीच में इन दो डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, लॉरेन एंड अल्सेस। यही दो लॉरेन एंड अल्सेस डिस्ट्रिक्ट हैं जो जर्मनी के पास क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि जो वॉर है फ्रैंको प्रूशियन वॉर, जो कि 1870 से 1870 से 1871 तक चलता है, उसमें हमारा फ्रांस क्या हो जाता है, युद्ध हार जाता है। ये हमने स्टार्टिंग में क्या है, पढ़ा है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 1870 टू 71। इसके बाद जो हमारे वर्ड्स हैं, एंजलस में आपको बता चुका हूँ कि प्रेयर इन द मॉर्निंग, इन द मिडिल ऑफ द डे एंड इन द इवनिंग इन द रोमन कैथोलिक चर्च। एक प्रकार की क्या है, ये प्रार्थना है जो रोमन कैथोलिक चर्च में क्या है, की जाती है। ट्रम्पेट्स मैं बता चुका हूँ इसमें कि एक बजाया जाने वाला क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसे हम फूंक कर क्या करते हैं, बजाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारी एक्सरसाइज होंगी, वो एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, वो भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो इस चैनल पर रेगुलर बने रहें, रेगुलर वीडियोस देखें, और अपनी इंग्लिश को जितना अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो उतना अच्छा इम्प्रूव करें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।